दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाला हूं, जो कि रिलेटेड है एंटरप्रेन्योरशिप से, आत्मनिर्भर भारत से और आप सभी लोगों से। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। अक्सर आप देख रहे हैं कि आज भारत सरकार बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रही है, इसलिए बार बार प्रधानमंत्री के भाषण में भी आत्मनिर्भर भारत का मेंशन किया जा रहा है उनके द्वारा। और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे काम को अंजाम दिया जा रहा है और बहुत ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से हेल्प मिल रहा है। इवन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के लिए तो करिकुलम में कंपलसरी कर दिया गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप का एजुकेशन होना ही चाहिए। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ दोस्तों। मैं एक ऑथर हूँ, मैंने एंटरप्रेन्योरशिप पे एक किताब लिखी है और जब मैं बहुत सारे कॉलेजेस में विजिट करता हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, जो मुझे लगता है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, और वो बात ये है कि जिस भी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में मैं जा रहा हूँ, मैं सबको नहीं कहूँगा लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को हेड करने वाले एक फैकल्टी है, और वो फैकल्टी डिफरेंट अलग सब्जेक्ट के ऑलरेडी फैकल्टी थे, चाहे अकाउंट्स के हो चाहे फाइनेंस के हो। उनको ये एक्स्ट्रा कार्यभार दिया गया है कि आप इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को भी हेड करें। लेकिन आप मुझे दोस्तों ये एक बात बताइए कि अगर आपको ये कहा जाए कि आपको स्टार्टअप बनाना है, आपके पास दो ऑप्शन है, एक वड़ा पाव का ठेला खोलो आप, या फिर आप एक स्विगी जोमेटो जैसी कंपनी बनाए, तो आपका जवाब क्या होगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनी ही बनाना चाहेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कोई ठेला खोल रहा है तो वो एक एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं हो सकता, या फिर वो एक अच्छा काम नहीं कर रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। लेकिन अगर मैं ठेला भी खोल रहा हूँ वड़ा पाव का, तो मैं ये सोचूंगा ना दोस्तों कि आज अगर मुंबई में है तो कल पुणे में भी हो, बैंगलोर में भी हो, पूरे इंडिया में हो, पूरे वर्ल्ड में हो, मैं फ्रेंचाइजी लेके एक्सपैंड करूं। मैं ये तो नहीं चाहूंगा कि एक ही जगह पे मैं खोल के रखूं। तो अगर मुझे एक्सपैंड करना है तो मुझे क्या चाहिए दोस्तों? फंड चाहिए, राइट? फंड चाहिए, पैसे चाहिए, और उसके लिए मुझे इन्वेस्टर के पास जाना पड़ेगा। इन्वेस्टर मुझसे बिजनेस प्लान मांगेगा, और बिजनेस प्लान जब वो मांगेगा, हम बिजनेस प्लान उन्हें बना के देंगे, तो हमें फाइनेंशियल प्लान भी मांगेगा और हमसे पूछेगा कि आपके स्टार्टअप का वैल्यूएशन क्या है। अब जो स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में, वो नया स्टार्टअप आइडिया लेके आ रहे हैं, और उनका जो स्टार्टअप है, उसका जो प्रोडक्ट है, वो एकदम इनिशियल स्टेज में है, डेवलपमेंट फेज में है। तो उस केसेस में दोस्तों उन्होंने रेवेन्यू तो जनरेट किया नहीं है, तो वो वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि इसका तो कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, कोई भी ऐसा रूल नहीं है जिससे आप अर्ली स्टेज स्टार्टअप वैल्यूएशन कैलकुलेट कर सके, वैसे स्टार्टअप का जो सिर्फ आइडिया फेज में है। लेकिन दोस्तों मैंने अपनी किताब में इस चीज को डाला है, और ये बेसिकली इसके बारे में जानकारी उसी को हो सकती है, अर्ली स्टेज स्टार्टअप वैल्यूएशन के बारे में, जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, जिसने फंडिंग रेज किया हुआ है, या जिसे इसके बारे में नॉलेज है, जो रेज करने के लिए देख रहा है। मैं किसी भी फैकल्टी के बारे में कोई सवाल नहीं उठा रहा है, ना ही मैं कोई मैनेजमेंट के बारे में, कॉलेज मैनेजमेंट के बारे में सवाल उठा रहा हूं। मेरा बस ये बोलना है कि अगर आपको एक्सपैंड करना है, बड़ा स्टार्टअप बनाना है, तो आपको आपका अर्ली स्टेज स्टार्टअप वैल्यूएशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, बात ऐसी है कि जब मैं यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जाता हूँ, बहुत सारे जगह में जो हेड है इनोवेशन और बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े कॉलेजेस में, उनको पता ही नहीं है कि अर्ली स्टेज स्टार्टअप वैल्यूएशन क्या होता है, वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं पता है दोस्तों उन्हें, बहुत वो कंफ्यूज है, उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अब सवाल ये कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं? मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि जो भारत सरकार का इनिशिएटिव है ना, आत्मनिर्भर भारत, ये बस अब पेपर में रह गया दोस्तों, और ये सिर्फ ऐसी हालत हो चुकी है कि अब बच्चे इसको पढ़ रहे हैं सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए। ये बाकी सब्जेक्ट की तरह हो गया है। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा के किसी बच्चे ने अगर एक भी स्टार्टअप अगर अपना ओपन नहीं किया, तो फायदा क्या है? अगर वो बच्चा अर्ली स्टेज स्टार्टअप वैल्यूएशन के बारे में नहीं समझ पा रहा है, तो फायदा क्या है? अब आप ये मत सोचना कि अर्ली स्टेज स्टार्टअप वैल्यूएशन और जो सीए वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं, ये दोनों एक है। ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है दोस्तों। सीए जो कैलकुलेट करते हैं वो बहुत आसान है, क्योंकि उसका एक फॉर्मूला है
आसानी से वो हो जाता है एक प्रोसेस को फॉलो करके, और वो उसका ही हो सकता है जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई या इवन स्टार्टअप हो गई जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, लेकिन जो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा है, जो आइडिया फेज में है, जिसका प्रोटोटाइप बना है, तो स्टूडेंट्स बेसिकली अपने आइडियाज को ही लेके आते हैं ना फंडिंग के लिए। उस केसेस में आपको आपका वैल्यूएशन कैसे पता लगेगा, ये कोई नहीं जानता, ना ही यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस इस पे फोकस कर रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो गलत कर रहे हैं, एक्चुअली उनके अवेयरनेस नहीं है। उनको समझना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप का एजुकेशन जो है वो सिर्फ हम पढ़ाई तक ही सीमित ना रखें कि पढ़ा दे बच्चे एग्जाम पास कर जाएं और फिर जॉब कर रहे हैं। तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन का मतलब ही क्या हुआ जब आपको फिर जॉब ही करना है? तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। इसे पे सरकार को भी फोकस करना चाहिए और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को भी ध्यान देना चाहिए कि कौन से, अगर आप किसी को हेड करवा रहे हो अपने कॉलेज का एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन सेल का, तो वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से कराओ जिसको पता है फंडिंग कैसे रेज होती है, जिसे पता है कि इन्वेस्टर्स क्या पूछते हैं, उसके पास इन्वेस्टर को पिच करने का एक्सपीरियंस है। ना कि फैकल्टीज को जो दूसरे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने अपना खुद का बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाए, जो उन्होंने अपना खुद का, जो एक खुद सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो दूसरे को कैसे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। एग्जाम पास करने के सब्जेक्ट्स बहुत है दोस्तों, इसे इंक्लूड अगर करेंगे तो हमारा देश कभी आत्मनिर्भर भारत नहीं बन सकता। तो मेरा यही एक एजेंडा था आज आपसे बात करने का। अगर कोई स्कूल, कॉलेजेस या इवन कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल इससे रिलेटेड अगर वो सुन रहे हैं इस वीडियो को, अगर कभी ना कभी अगर देखेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पे ध्यान देंगे, क्योंकि इस तरीके से तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि इन्हें अगर इस चीजों का नॉलेज नहीं होगा, देखिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि फैकल्टीज को नॉलेज नहीं है, उनको अपने सब्जेक्ट में बेस्ट नॉलेज है, लेकिन इस चीज पे एंटरप्रेन्योरशिप का हेड बना देना और फिर उन्हें अर्ली स्टेज स्टार्टअप वैल्यूएशन के बारे में कुछ पता नहीं होना, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ पता नहीं होना, वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता। वो स्टूडेंट को कैसे एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं? कई जगह पे तो मैंने ये भी सुना है कि जब फैकल्टी की रिक्वायरमेंट होती है ट्रेनर की, तो वो MBA ढूंढते हैं। मुझे हंसी आती है, मतलब मैं क्या ही बोलूं, मैं किसी को बुरा नहीं फील कराना चाहता, बट एंटरप्रेन्योरशिप और MBA कंप्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट है। MBA में कभी भी आपको एंटरप्रेन्योर का एक बस सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है, लेकिन MBA का जो स्टडी है वो आपको एंटरप्रेन्योर कभी नहीं बनाने के लिए पढ़ाता है, वो आपको एक सक्सेसफुल मैनेजर बनाने के लिए पढ़ाता है, वो आपको एक प्रोसेस फॉलो करने के लिए पढ़ाता है कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट में है, तो दीज आर द प्रोसेस विच यू नीड टू फॉलो, दैट्स इट। वो मैनेजर बनने के लिए किसी कंपनी में, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए MBA की पढ़ाई नहीं होती है। ये सारे मिथ को बहुत जल्दी तोड़ना होगा। और जो बच्चे ये सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योर बनना एक रिस्क फैक्टर है, मैं उन सबको ये बताना चाहता हूं कि एंटरप्रेन्योर बनना रिस्क फैक्टर नहीं है, जॉब करना रिस्क फैक्टर है। क्योंकि कब आपकी जॉब चली जाएगी ये आपको खुद भी नहीं पता है। और अगर आपने अपना बिजनेस सेटल कर लिया तो वो जिंदगी भर आपका ही होगा, उसका वैल्यूएशन आपका होगा, उसकी सारी कमाई आपकी होगी, आप अपने तरीके से काम कर सकते हो, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है दोस्तों उसमें। अगर आपने ढंग से पढ़ाई करके, रिसर्च करके अगर अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है और उसे सक्सेसफुल बनाया है तो। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आपका जॉब सिक्योर है, लेकिन जरा सोचिए कि आप जॉब भी कर रहे हैं तो उसे कोई ना कोई फाउंडर तो रन कर ही रहा होगा ना, और वो फाउंडर भी किसी ना किसी बिजनेस ही तो है वो जहां पे आप काम कर रहे हैं, तो वो बिजनेस भी तो कभी भी डूब सकता है। तो आपको लग रहा है वो रिस्क नहीं है, लेकिन जो आपका मालिक है, जो कंपनी का मालिक है, उसके लिए तो वो बिजनेस है, तो आपके हिसाब से तो वो भी एक बिजनेस कभी भी डूब सकता है, तो वो भी तो रिस्क फैक्टर हो गया। तो ये परसेप्शन की बात है दोस्तों। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने सही पॉइंट, मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या कॉन्फ्लिक्टेड हो सकता है, बहुत लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा कॉलेज को, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग सच में देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और सही दिशा में बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को वो पॉजिटिवली ले रहे हैं। और मेरी किसी भी बातों से अगर आपको किसी को भी अगर बुरा लगा हो तो मैं क्षमा भी मांग लेता हूँ, आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था, मेरा मतलब बस ये था कि मैं इस फील्ड में हूं, तो जो जेन्युइन प्रॉब्लम मैंने देखा है, फेस कर रहा हूं, उस चीज को मैं लाके आपके सामने रख रहा हूं, दैट्स इट। आशा है फिर मिलेंगे, धन्यवाद।